नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आज 20 नवंबर 2025 है और हम एक ऐसे संस्करण के साथ आपके सामने हैं जो भारत में पेंशन भोगियों के अधिकारों की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। आज हम अफवाहों की नहीं बल्कि ठोस अदालती फैसलों और यूनियन की उन मांगों की बात करेंगे जो सरकारी प्रशासन को हिला रही हैं। आज हम 3 महत्वपूर्ण कहानियों का विश्लेषण करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला जो ईपीएफओ को सेल जैसी छूट प्राप्त एग्जेम्प्टेड कंपनियों के रिटायर कर्मचारियों को उच्च पेंशन देने के लिए बाध्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णायक आदेश जो भर्ती की तारीख के बजाय वैकेंसी की तारीख के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के नियम बदलता है। और अंत में 8वें वेतन आयोग 8वें पे कमीशन पर बढ़ रहा भारी दबाव, जिसमें कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की मांग की जा रही है। आराम से बैठ जाइए क्योंकि इन घोषणाओं के पीछे एक बड़ा सवाल छिपा है। क्या न्याय व्यवस्था नौकरशाही की गलतियों को सुधार सकती है और उन लोगों को सम्मान लौटा सकती है जिन्होंने इस देश को बनाया है? चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली बड़ी खबर देश के पूर्वी हिस्से से आ रही है, लेकिन इसका असर पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। यह उन हजारों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक बड़ी कानूनी जीत है जिन्होंने तकनीकी रूप से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स में काम किया है, जैसे कि सेल की इकाइयां और अन्य बड़े निगम जो अपने स्वयं के भविष्य निधि ट्रस्ट पीएफ ट्रस्ट का प्रबंधन करते हैं। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए पहले हमें समस्या को समझना होगा। अभी हाल तक ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इन कर्मचारियों द्वारा ईपीएस 90-5 योजना के तहत उच्च पेंशन के लिए दिए गए संयुक्त विकल्प जॉइंट ऑप्शंस को लगातार खारिज कर रहा था। संगठन का बहाना तकनीकी था और कई लोगों के लिए अनुचित भी। उनका कहना था कि इन कर्मचारियों ने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया या उनके निजी ट्रस्ट के नियम वास्तविक वेतन पर गणना के लिए ईपीएफओ के नियमों के अनुरूप नहीं थे। हालांकि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अब कड़ा रुख अपनाया है, एक फैसले में जिसका कानूनी विशेषज्ञों और यूनियनों ने स्वागत किया है। अदालत ने ईपीएफओ के उन कई आदेशों को रद्द कर दिया है जो इन विकल्पों को खारिज कर रहे थे। कोर्ट का तर्क बहुत स्पष्ट था। ईपीएफओ ने निजी भविष्य निधि नियमों, जिन्हें ट्रस्ट रूल्स कहा जाता है, की व्याख्या अवैध रूप से की है और यह व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के उन पिछले फैसलों का सीधा विरोधाभास करती है जो ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के अधिकार की गारंटी देते हैं। लेकिन यह फैसला और भी गहरा है। उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ द्वारा 18 जनवरी 2025 को जारी किए गए सर्कुलर को अवैध घोषित कर दिया है। यह वही सर्कुलर था जिसका उपयोग अधिकारी आंतरिक तकनीकीताओं के आधार पर वास्तविक वेतन पर पेंशन देने से मना करने के लिए कर रहे थे। इस दस्तावेज को अवैध घोषित करके अदालत ने उस प्रशासनिक बाधा को गिरा दिया है जो इस वर्ग के लिए सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की राह में रोड़ा बनी हुई थी। एक आम पेंशन भोगी के लिए व्यावहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? विक्रम की कल्पना करें, जो सेल के स्टील प्लांट का एक पूर्व कर्मचारी है। विक्रम 5 साल पहले रिटायर हुए थे। जब वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के लिए आवेदन की खिड़की खुली तो उन्होंने उम्मीद के साथ अपने कागजात जमा किए, लेकिन महीनों बाद उन्हें उनके ट्रस्ट के जटिल नियमों का हवाला देते हुए एक अस्वीकृति पत्र रिजेक्शन लेटर मिला। विक्रम को लगा जैसे उन्हें ठगा गया है। उन्होंने जीवन भर योगदान दिया, लेकिन सिस्टम ने उन्हें उनके अधिकार से वंचित कर दिया। इस नए फैसले के साथ विक्रम की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। यह फैसला 2 तत्काल प्रभाव डालता है। पहला, 31 जनवरी 2025 तक या बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए उच्च पेंशन के सभी संयुक्त विकल्पों को आईपीएफओ द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। वे अब उन्हें अस्वीकार करने के लिए निजी ट्रस्ट के नियमों का बहाना 2025 तक नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। दूसरा, और यह घर की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, एक बार जब कर्मचारी अपनी हिस्सेदारी पूरी कर देता है, यानी ब्याज के साथ योगदान के अंतर का भुगतान कर देता है, तो ईपीएफओ को कानूनी रूप से अगले महीने से ही उच्च पेंशन का भुगतान शुरू करना होगा। हम भविष्य के वादे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि योगदान नियमित होने के तुरंत बाद अमल में आने वाले आदेश की बात कर रहे हैं। यह एक बड़ी वित्तीय राहत है। कई लोगों के लिए मानक पेंशन और वास्तविक वेतन पर आधारित उच्च पेंशन के बीच का अंतर उनकी मासिक आय को दोगुना या तिगुना कर सकता है।
यह बच्चों पर निर्भर रहने और पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता होने के बीच का ज़ीरो अंतर है। बेशक इस प्रक्रिया के लिए पेंशनभोगी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आपने किसी छूट प्राप्त कंपनी में काम किया है और आपका आवेदन खारिज कर दिया गया था या अटका हुआ है, तो यह फैसला आपके दावे का हथियार है। यह संभव है कि ईपीएफओ को फैसले का पालन करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने पड़े, लेकिन नजीर पेश की जा चुकी है। आंतरिक नियम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए सामाजिक सुरक्षा के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकते। यह निस्संदेह नौकरशाही के खिलाफ दृढ़ता की जीत है। हमारी दूसरी कहानी हमें सर्वोच्च न्यायालय के गलियारों में ले जाती है और भारत में सरकारी प्रशासन की सबसे संवेदनशील नसों में से एक को छूती है। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस और नई पेंशन योजना एनपीएस के बीच की लड़ाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 जनवरी 2004 ने एक क्रूर विभाजन रेखा खींची थी। जो लोग इस तारीख से पहले शामिल हुए वे ओपीएस के दायरे में आए, जो एक निश्चित, सुरक्षित और महंगाई समायोजित पेंशन प्रदान करता है। जो लोग बाद में शामिल हुए वे एनपीएस में चले गए, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर आधारित प्रणाली है। लेकिन उन लोगों का क्या जो सरकार की धीमी गति के कारण बीच में फंस गए? सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया और महत्वपूर्ण मानदंड जारी किया है जो हजारों कर्मचारियों को न्याय दिलाता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह तय करने के लिए कि किसी कर्मचारी को ओपीएस मिलेगा या एनपीएस, वास्तव में जो मायने रखता है वह वैकेंसी की अधिसूचना या भर्ती का विज्ञापन है, न कि केवल वह तारीख जब व्यक्ति ने शारीरिक रूप से नौकरी ज्वाइन की। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पद के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले प्रकाशित किया गया था, तो कर्मचारी को ओपीएस का दावा करने का वैध अधिकार है, भले ही उसका नियुक्ति पत्र महीनों या वर्षों बाद 2004 या 2005 में आया हो। यह फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह उन हजारों कर्मचारियों की रक्षा करता है जो प्रशासनिक देरी का शिकार हुए थे। प्रिया का उदाहरण लें, जो एक होनहार शिक्षिका हैं। उन्होंने अगस्त 2003 में रिक्तियों का विज्ञापन देखा। उन्होंने पढ़ाई की, तैयारी की और उसी साल परीक्षा पास की। हालांकि चयन प्रक्रिया की सुस्ती, पुलिस वेरिफिकेशन या सिर्फ कागजी कार्रवाई के कारण उनका ज्वाइनिंग लेटर मार्च 2004 तक नहीं आया। उन 3 महीनों की देरी के कारण, जो उनकी गलती नहीं थी, प्रिया को जबरन एनपीएस में डाल दिया गया। 2 दशकों तक वह इस चिंता के साथ जी रही हैं कि रिटायरमेंट पर उन्हें क्या मिलेगा, जबकि कुछ महीने पहले शामिल हुए उनके साथी ओपीएस की सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार से कहता है, देरी आपकी गलती है, नागरिक की नहीं। यह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को उन हजारों मामलों और लंबित मुकदमों की समीक्षा करने के लिए बाध्य करता है जहां अधिसूचना 2004 से पहले की थी, लेकिन ज्वाइनिंग बाद में हुई। यह न्यायिक कदम ओपीएस बनाम एनपीएस की बहस को फिर से हवा देता है। जबकि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के साथ स्थिति को शांत करने की कोशिश की है, न्यायपालिका यह मान रही है कि चयन प्रक्रिया शुरू करते समय प्राप्त अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कानूनी सुरक्षा की बात है। एक उम्मीदवार जो घोषित शर्तों, इस मामले में गारंटीकृत पेंशन के तहत नौकरी के लिए आवेदन करता है, उसे वह लाभ नहीं खोना चाहिए, क्योंकि मानव संसाधन कार्यालय ने कागजी कार्रवाई में बहुत समय लगा दिया। जो सरकारी कर्मचारी इस ग्रे एरिया असमंजस की स्थिति में हैं, उनके लिए संदेश स्पष्ट है। अपने मूल दस्तावेज देखें, अपने पद के लिए विज्ञापन की तारीख खोजें। यदि वह तारीख 1 जनवरी 2004 से पहले की है, तो अब आपके पास देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था से पुरानी पेंशन योजना में जाने की मांग करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली कानूनी आधार है। अंत में हमारी तीसरी खबर हमें निकट भविष्य की ओर ले जाती है, विशेष रूप से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th CPC के गठन और जनादेश की ओर। पिछले 24 घंटों में यूनियन की गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी आई है और द इकोनॉमिक टाइम्स और द फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे वित्तीय मीडिया उन आंदोलनों की रिपोर्ट कर रहे हैं जो नियमों के लिखे जाने से पहले ही उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि 8वें वेतन आयोग को पेंशन भोगियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह केवल सक्रिय वेतन को समायोजित करने के बारे में नहीं है, यह ऐतिहासिक विसंगतियों को सुधारने के बारे में है जो लाखों सेवानिवृत्त लोगों को प्रभावित करती हैं। 3.1 परिसंघ कॉन्फेडरेशन की मांग एक और कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने सरकार से आयोग के संदर्भ की शर्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को संशोधित करने के लिए औपचारिक याचिका दायर की है। मूल रूप से वे सरकार से कह रहे हैं कि आयोग को दिए गए निर्देश व्यापक और अधिक महत्वाकांक्षी होने चाहिए।
उनकी मुख्य मांगें जोरदार हैं। सबसे पहले वे सभी मौजूदा व्यवस्थाओं के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की समीक्षा को स्पष्ट रूप से शामिल करने की मांग करते हैं। वे कोई अस्पष्टता नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि आयोग के पास सेवानिवृत्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का स्पष्ट जनादेश हो। दूसरा, और यह हमारी पिछली खबर से जुड़ता है, वे उन लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग करते हैं जो आज एनपीएस या हाल ही में प्रस्तावित यूपीएस में है। यूनियन का रुख है कि कोई भी हाइब्रिड योजना ओपीएस की सुरक्षा की जगह नहीं ले सकती। इसके अलावा वे स्वायत्त और वैधानिक निकायों तक 8वें सीपीसी के लाभों का विस्तार करने का अनुरोध करते हैं और वर्तमान के लिए कुछ बहुत ही ठोस मांगते हैं। आयोग के गठन में देरी के लिए 20% अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ। उनका तर्क है कि महंगाई अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित होने का इंतजार नहीं करती और कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों की जेब को अभी ऑक्सीजन की जरूरत है। 3.2 कम्यूटेशन की लड़ाई। 15 से 11 साल, लेकिन शायद सबसे तकनीकी और मानवीय बिंदु एनसीजेसीएम स्टाफ साइड की ओर से आता है, जिसने सीधे प्रधानमंत्री को लिखा है और नए आयोग की संरचना में जिसे वे खामियां कहते हैं उसकी ओर इशारा किया है। उनका सबसे मजबूत दावा कम्यूटेड पेंशन से संबंधित है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके पास अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट करने का विकल्प होता है, यानी एक मुश्त राशि पहले ले लेना। बदले में उस अग्रिम राशि को लौटाने के लिए 15 साल की अवधि के लिए उसकी मासिक पेंशन कम कर दी जाती है। समस्या इसके पीछे के गणित में है। यूनियनों ने सबूत पेश किए हैं कि मौजूदा ब्याज दरों और वसूली के फार्मूले के साथ सरकार लगभग 11 वर्षों में ही ब्याज सहित अग्रिम राशि वसूल कर लेती है। फिर भी पेंशन में कटौती 15वें साल तक जारी रहती है। इसका मतलब है कि 4 साल तक रिटायर व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान कर रहा है, सरकार को अपनी कम हुई पेंशन से पैसा दे रहा है। सुरेश की कल्पना करें, जो 70 वर्ष के एक पेंशन भोगी हैं। 60 की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी की शादी और घर की मरम्मत के लिए अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट कराया। वह 10 साल से कम पेंशन ले रहे हैं, जो दवाओं और भोजन की मौजूदा कीमतों के साथ मुश्किल है। निष्पक्ष गणना के अनुसार एक और वर्ष में 71 की उम्र में उन्होंने सारा पैसा लौटा दिया होगा, लेकिन मौजूदा व्यवस्था उन्हें 75 साल की उम्र तक कटौती झेलने के लिए मजबूर करती है। वे 4 अतिरिक्त साल एक भारी और अनुचित बोझ हैं। यही कारण है कि एनसीजेसीएम पूर्ण पेंशन बहाली की अवधि को 15 से घटाकर 11 वर्ष करने की मांग कर रहा है। यदि इसे मंजूरी मिल जाती है तो लाखों पेंशन भोगियों की पूरी आय 4 साल पहले ही बहाल हो जाएगी, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में तत्काल सुधार होगा। इसके साथ ही वे रिटायरमेंट के बाद हर 5 साल में पेंशन को 5% बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं, बजाय इसके कि 80 साल की उम्र में होने वाली बड़ी बढ़ोतरी का इंतजार किया जाए, जिस उम्र तक दुर्भाग्य से कई लोग नहीं पहुंच पाते। अगर हम इन तीनों खबरों को एक साथ देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न दिखाई देता है। भारत में पेंशन भोगी अब मूक दर्शक नहीं हैं। वे अन्याय को सुधारने के लिए अदालतों का उपयोग कर रहे हैं, जैसा कि हमने ईपीएफओ और छूट प्राप्त कंपनियों के मामले में देखा और वैकेंसी की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ देखा। और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वे अगले वेतन आयोग के सामने परिष्कृत और उचित मांगे रख रहे हैं, यह मांग करते हुए कि कम्यूटेशन का गणित वास्तविकता के अनुकूल हो और रिटायर व्यक्ति को दंडित न करे। ये केवल प्रतिशत और तारीखों के बारे में तकनीकी चर्चा नहीं है, यह वास्तविक लोगों के जीवन के बारे में है। इस बारे में कि क्या विक्रम को स्टील मिल में वर्षों बिताने के बाद वह मिलता है जिसका वह हकदार है, क्या प्रिया को वह सुरक्षा मिलती है जिसका वादा तब किया गया था जब उसने नौकरी के लिए आवेदन किया था, और क्या सुरेश 75 साल तक इंतजार करने के बजाय 71 साल की उम्र में अपनी पूरी पेंशन का आनंद ले सकता है। सरकार के लिए संदेश स्पष्ट है। विकासशील राष्ट्र में सामाजिक सुरक्षा मजबूत, निष्पक्ष और चुस्त होनी चाहिए, और आप सभी सम्मानित पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए संदेश सतर्कता का है। अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें। इन अदालती फैसलों के बाद आने वाले सर्कुलर पर नजर रखें और उन सामूहिक मांगों का समर्थन करें जो अधिक मानवीय व्यवहार की तलाश में हैं। पेंशन की वास्तविकता के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जानकारी ही वह सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। हम अगले संस्करण में और अधिक अपडेट के साथ मिलेंगे जो हमेशा स्पष्ट और आपके कल्याण के लिए होंगे। मैं अरिकेश वेराक हूं और ये थी वो प्रमुख खबरें जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।
शुभ रात्रि।